4 मई 2026 वेस्ट बंगाल। मेनस्ट्रीम मीडिया दावा कर रही थी ममता बनर्जी का करिश्मा अभी जिंदा है। एग्जिट पोल्स चिल्ला रहे थे टफ फाइट है। पर सोमवार की शाम होते होते पूरा देश का मीडिया सुन हो चुका था। 207 सीट्स, एक ऐसा ब्रूटल ऐतिहासिक लैंडस्लाइड जिसने बंगाल की अनडिस्प्यूटेड क्वीन को उन्हीं के अपने सबसे बड़े गढ़ भवानीपुर से उखाड़ फेंक दिया। बीजेपी 207, टीएमसी 80। दिल्ली के बड़े बड़े पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इसे एक सडन वेव कह रहे हैं, एक अचानक से उभरा हुआ सैफरन वेव बोल रहे हैं। वो पूरी तरह से गलत है। ये कोई अचानक उभरी हुई चुनावी लहर नहीं थी, ये कोई हादसा नहीं था। ये एक बेहद कैलकुलेटेड और डिसिप्लिन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन था जिसे क्वाइटली पूरे 365 दिन चलाया गया। इस बड़े बदलाव की बुनियाद दरअसल साल भर पहले दिल्ली के बंद कमरों में रखी जा चुकी थी। सितंबर 2025 में ही अमित शाह ने सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, बिप्लब कुमार देब और अमित मालवीय के साथ मिलकर बंगाल का फाइनल ब्लूप्रिंट लॉक कर दिया था। सबसे पहले ही और सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी रॉन्ग कैंडिडेट सिलेक्शन को रोकना। इसके लिए आरएसएस का इंटरनल नेटवर्क के साथ एक एक्सट्रीम क्लोज कोऑर्डिनेशन बनाया गया ताकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का हर एक फैसला कंप्लीटली फेल प्रूफ हो सके। अमित शाह ने खुद पूरे स्टेट्स में करीब 40 बड़े प्रोग्राम किए, बंगाल के 43 ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट में से 39 को टच किया और सीधे 57 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी तक पहुंचे। 30 पब्लिक रैलीज और 12 मैसिव रोड शोज। उनका गंगासागर जाना और कपिल मुनि आश्रम में दर्शन करना ये सिर्फ रिलीजियस विजिट नहीं थी, ये बंगाल की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ने की सोची समझी कोशिश थी। पर्दे के पीछे बीजेपी के मंडल कमेटी ने जमीन पर लगभग 2 लाख छोटी बड़ी इनफॉर्मल मीटिंग्स की, जिससे उनका डोर टू डोर नेटवर्क बेहद मजबूत हो गया। जब सड़कों पर चुनावी शोर मच रहा था तब नजरों से दूर बंगाल के अंदर एक खामोश पॉलिटिकल मशीनरी काम कर रही थी। आरएसएस के सपोर्ट के साथ बीजेपी ने लाखों बूथ कार्यकर्ता और 3 लाख पन्ना प्रमुख के साथ एक हाइपर लोकल नेटवर्क खड़ा कर दिया था। स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी थी, हर 50 वोटर पर एक आंख एक कान। और धीरे धीरे बंगाल की हवा का रुख बदलने लगा। मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे सुनामी कह रही थी वो असल में 1 साल लंबा माइक्रोस्कोपिक ग्राउंड ऑपरेशन था। और आज हम हेडलाइंस और भाषणों के शोर से परे उस बंगाल को समझने की कोशिश करेंगे जहां खामोशी के पीछे सालों का डर और गुस्सा उबल रहा था। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ चुनाव नतीजे आने के साथ खत्म हो जाएगी तो आप बंगाल की फितरत से अनजान है। सत्ता बदली, चेहरे बदले, पर वो हिंसा की धरोहर नहीं बदली। जैसे ही मैंडेट कंफर्म हुआ, जश्न के बजाय पूरे स्टेट में हिंसा भड़क उठी। टीएमसी के लोकल ऑफिस पर हमले हुए, तोड़फोड़ हुई और जलते हुए पार्टी ऑफिस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखने लगी। और फिर 6 मई की रात को ये तनाव सीधी एक सियासी हत्या में बदल गया। कोलकाता एयरपोर्ट से महज 7 किलोमीटर दूर बाइक से आए हमलावरों ने एक एसयूवी को घेर लिया। कुछ ही सेकंड में लगभग 10 गोलियां चल चुकी थी। मरने वाला कोई आम नेता नहीं था, वो थे चंद्रनाथ रथ, एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर जो पिछले 5 सालों से सुवेंदु अधिकारी के सबसे करीबी लोगों में से एक थे। सरकार बनने से पहले हुई इस हत्या ने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया। अगले 2 दिनों के अंदर बंगाल पुलिस ने एक अभूतपूर्व क्रैकडाउन चलाया। 200 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए गए, 430 से ज्यादा मामलों में अरेस्ट हुए और 1000 से ज्यादा लोगों की प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया गया। हिंसा का सिलसिला फिर भी पूरी तरह से नहीं रुक सका। तनाव इतना बढ़ चुका था कि आखिरकार इस इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। दोनों ही राजनीतिक सियासी खेमों ने इस पूरे दलदल को अपने हिसाब से फ्रेम किया। एक तरफ इसे हार का आक्रोश और बदले की हिंसा कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे सत्ता बदलने के बाद का तनाव बताया जा रहा है। पर इस बदलाव वर्सेस बदलाव के शोर में सबसे बड़ा सवाल छुप जाता है, एक आम इंसान ने इस हादसे की बुनियाद कैसे रखी। राजनीति के पंडित हमेशा कहते थे कि ममता बनर्जी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बंगाल की महिला वोटर्स है। उन्होंने रूरल वुमन नेटवर्क्स और वेलफेयर स्कीम के जरिए भरोसे की एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी कर दी थी जो सालों तक हर चुनाव में टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत बनी रही। पर 2026 में यह आयरन वॉल पूरी तरह से क्रैक हो गई। इस बार के असेंबली इलेक्शन ने वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वोटर टर्नआउट देखा। महिला वोटर्स ने मर्दों को भी पीछा छोड़ दिया। महिला वोटिंग 93.24% तक पहुंच गई, जबकि मर्दों का टर्नआउट 91.74% रहा। एक तरफ वेलफेयर स्कीम का असर, दूसरी तरफ माइग्रेंट वर्कफोर्स की वोटिंग ग्राउंड पर मौजूदगी और इलेक्शन कमीशन के एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से बिल्कुल साफ हुई वोटर लिस्ट। जब ये सारे फैक्टर्स और कड़क सुरक्षा इंतजाम आपस में मिले तो बनी एक ऐसी साइलेंट इलेक्टोरल वेव
जहां आम जनता ने बिना किसी शोर शराबे के वोटिंग बूथ्स पर पहुंचकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड टर्नआउट दर्ज कर दिया। फिर आरजकर मेडिकल कॉलेज का वो काला साया आता है, एक ऐसा हादसा जिसने बंगाल की सड़कों पर बहने वाले गुस्से को जन आक्रोश के शोले में बदल दिया। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, ये उस भरोसे के टूटने की आवाज़ थी जो आम लोग सालों से सिस्टम पर टिकाए बैठे थे। जो नेता कभी सड़कों पर उतर कर पीड़ितों के लिए लड़ता था, अब आम जनता के सबसे बड़े हिस्से को लग रहा था कि वो खुद उस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है जो गुनहगारों को बचाता है। पीएम मोदी ने पूर्व बर्धमान और मुर्शिदाबाद के मेगा रैलीज में इस मुद्दे को खुलकर उठाया। उन्होंने इसे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की लड़ाई बताया। सिर्फ राजनीतिक हमला ही नहीं, बीजेपी ने एक बड़ा आर्थिक काउंटर भी लॉन्च किया, महिलाओं को 3,000 प्रति महीना अलाउंस देने का वादा करके। ये प्रॉमिस इसलिए भी बड़ा माना गया क्योंकि लक्ष्मी भंडार स्कीम में शुरुआत में 500 और 1,000 मिलते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर लगभग 1,500 और 1,700 तक कर दिया गया। आरजीकर केस को लेकर उभरा हुआ गुस्सा और बीजेपी की इस वेलफेयर पिच के कॉम्बिनेशन ने फीमेल वोटर्स के बीच टीएमसी की बढ़त को पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 14% तक कम कर दिया। लेकिन बदलाव की ये लहर सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं थी। रूरल बेल्ट्स के अंदर इस पॉलिटिकल शिफ्ट की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा मथुआ समाज। बांग्लादेश से आए इन शरणार्थियों की सालों पुरानी एक ही सबसे बड़ी मांग थी, सिटीजनशिप राइट्स और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। नदिया और उत्तर 24 परगना जैसे डिस्ट्रिक्ट्स की 40 से ज़्यादा सीट्स पर इस समाज का गहरा असर माना जाता है। बीजेपी ने इस नब्ज को पकड़ा। सीएए और नागरिकता के वादों ने मथुआ समाज के अंदर एक नया भरोसा पैदा कर दिया। धीरे धीरे उनका सपोर्ट बीजेपी की तरफ कंसोलिडेट होने लगा और इस क्वाइट शिफ्ट ने बंगाल की राजनीतिक इक्वेशन को अंदर से बदल दिया। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की सियासत का एक और अनरिटन रूल था, यूनिफाइड मुस्लिम वोट बैंक। राज्य की लगभग 27% मुस्लिम पॉपुलेशन हमेशा से ममता बनर्जी के पीछे एकजुट होकर खड़ी रहती थी। 2021 के चुनाव में सीएए और एनआरसी के डर के चलते टीएमसी ने 146 सीट्स में से 131 सीट्स पर जीत दर्ज की, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट थी। लेकिन 2026 में ये दीवार पहले जैसी मजबूत नहीं रह सकी। इस बार इलेक्शन कमीशन की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का असर जमीन पर साफ दिखने लगा। जब वोटर लिस्ट को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रिव्यू किया गया तो जमीन पर एक नया तनाव और आक्रोश उभर आया। दावा किया गया कि लिस्ट से हटाए गए लाखों नामों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा एक विशेष माइनॉरिटी कम्युनिटी का था। अलग अलग पॉलिटिकल एनालिस्ट और ऑपोजिशन लिंक्ड एस्टिमेट्स का दावा है कि वोटर लिस्ट में से एक बड़ा नंबर बाहर किया गया। इस एडमिनिस्ट्रेटिव तनाव के बीच जमीन पर एक और बड़ा कोलैप्स दिखने को मिला। आईएसएफ, लेफ्ट और एजीयूपी जैसे पार्टीज ने पूरी ताकत से क्लोजली कंटेस्टेड सीट्स पर एंट्री ली और एंटी बीजेपी वोट्स को स्प्लिट कर दिया। वोटर लिस्ट क्लीन अप का डर और इन रीजनल पार्टीज के वोट कट ने मिलकर टीएमसी के सबसे सुरक्षित माइनॉरिटी किले में गहरे दरारें पैदा कर दी। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने 18 माइनॉरिटी हेवी सीट्स पर एक ऐसी जीत दर्ज की जिसने सबको चौंका दिया। नेशनल लेवल पर बने इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा फ्लॉप शो बंगाल की ज़मीन पर नजर आया। कांग्रेस और टीएमसी के बीच जीरो कोऑर्डिनेशन था। दिल्ली में दोस्ती और बंगाल में कुश्ती। ममता बनर्जी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसले ने एंटी बीजेपी वोट्स को एक ऐसा बंटवारा किया जिसने बीजेपी के वेल्ड ऑयल नेटवर्क के सामने पूरी तरह से एक खुला मैदान छोड़ दिया। एक तरफ टीएमसी का ट्रेडिशनल माइनॉरिटी सपोर्ट बेस धीरे धीरे प्रेशर में आ रहा था, तो दूसरी तरफ बीजेपी हिंदू कंसोलिडेशन के नैरेटिव को एग्रेसिवली शेप करने लगी थी और इस नैरेटिव वॉर ने इलेक्शन का पूरा इमोशनल टेम्परेचर बदल दिया। दिसंबर 2025 में बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की बेरहमी से की गई हत्या सिर्फ एक क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट नहीं, बंगाली इलेक्शन का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फ्यूल बन गया। बीजेपी ने इसको स्टेट वाइज प्रोटेस्ट में बदल दिया। सड़कों पर उतरा यह आक्रोश जब प्रशासन और पुलिस के कड़क सुरक्षा से टकराया तो जमीन पर एक आग लग गई। लेकिन ग्राउंड से जो तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए उन्होंने पूरा गेम ही बदल दिया। मैसेज साफ था, वहाँ बांग्लादेशी हिंदुओं को मारा जा रहा है और यहाँ हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसा डैमेजिंग नैरेटिव था जिससे उभरना टीएमसी के लिए इम्पॉसिबल हो गया। इस मुस्लिम अपेजमेंट की इमेज को काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी ने जगन्नाथ धाम मंदिर बनाना पड़ा, क्योंकि आज की बीजेपी वाली राजनीति में आप इस छवि के साथ सर्वाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन असल चुनावी मोमेंटम बंगाल की SC/ST डोमिनेटेड सीट्स पर हुआ,
जबरदस्त कंसोलिडेशन बना। डेटा बताता है कि आदिवासी और एसटी सीट्स पर बीजेपी का परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा प्रभावशाली था। जंगल महल के ट्राइबल बेल्ट से लेकर पुरुलिया और बांकुड़ा आदिवासी क्षेत्रों तक, पूर्व बर्धमान और मेदिनीपुर के रूरल जोन्स में एक गहरा अंडरकरंट चल रहा था। उन कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां एससी पॉपुलेशन 30% से ज़्यादा है, वहां बीजेपी का एक तरफा 82.7% सीट्स पर कब्जा किया, यानी 87 में से 72 सीट्स पे सीधा बीजेपी के खाते में गए। और यही दबदबा ट्राइबल डोमिनेटेड पॉकेट्स में भी दिखा, जहां टीएमसी का पुराना रूरल नेटवर्क इस ब्रॉड आदिवासी कंसोलिडेशन के सामने पूरी तरह पैरालाइज हो गया। लेकिन जमीन पर हुआ ये जबरदस्त कंसोलिडेशन सिर्फ एससी एसटी आबादी तक सीमित नहीं था। इस ब्रॉडर सोशल शिफ्ट ने बंगाल के उस सबसे बड़े पॉलिटिकल इकोसिस्टम में भी एक ऐसी दरार पैदा कर दी जिसे कभी अभेद्य माना जाता था। राजनीति में वोटर्स का बदलना आम बात है, लेकिन जब बात लेफ्ट पार्टीज की हो तो ये बंगाल की पुरानी सियासत को समझने वालों को भी चौंका देता है। सीपीआईएम एक कैडर बेस्ड पार्टी थी जिसका नेटवर्क 34 साल के लगातार शासन से तैयार हुआ था। हार्डकोर आइडियोलॉजिकल लॉयलिस्ट दूसरी तरफ कैसे चले गए, इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना 2018 का पंचायत चुनाव। टीएमसी के दौरान कई इलाकों में सियासी टकराव, दबाव और लोकल लेवल हिंसा का माहौल तेजी से बढ़ने लगा। लेफ्ट के वर्कर्स को चुन चुन कर निशाना बनाए जाने का आरोप लगने लगा। उस वक्त लेफ्ट के पास ना तो सरकार थी, ना एडमिनिस्ट्रेशन और ना ही जमीन पर टिक कर लड़ने की ताकत। कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का मानना है कि बंगाल में ये शिफ्ट पूरी तरह आइडियोलॉजिकल नहीं थी, बल्कि सर्वाइवल और रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स थी। लेफ्ट के कई ट्रेडिशनल सपोर्टर्स ने बीजेपी को किसी नई विचारधारा के रूप में नहीं, बल्कि टीएमसी डोमिनेंस को चैलेंज करने वाली सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत के तौर पर देखना शुरू कर दिया। इसका पहला बड़ा सिग्नल 2019 के लोकसभा इलेक्शन में दिखा, जब बीजेपी ने सीधे 18 सीट जीतकर बंगाल की राजनीति का पूरा बैलेंस हिला दिया। फिर 2021 में ये टैली बढ़कर 77 तक पहुंच गई और 2026 तक लेफ्ट पार्टीज धीरे धीरे अपना उन पुराने ऑफिस में वापस लौटने लगे जिन पर सालों पहले जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया था। लेकिन इस ग्राउंड शिफ्ट को चेहरा दिया उस इंसान ने जो कभी ममता का सबसे करीबी लोगों में से एक था, शुवेंदु अधिकारी। वो अब उनकी पूरी पॉलिटिकल लेगेसी के खिलाफ उभरते सबसे बड़े विरोध का चेहरा बन चुके हैं। उनका टीएमसी इकोसिस्टम के अंदर से निकल कर आना बीजेपी के एक बंगाल प्रोजेक्ट को एक शार्प लोकल एज देता है। ये सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन नहीं था, ये एक अपने ही आदमी का विरोध था। 2021 में नंदीग्राम ही वो जगह थी जहां ममता बनर्जी की उस अभेद्य राजनीतिक किले को पहली बार बड़ा झटका लगा और वहीं से उनकी राजनीतिक पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ती नजर आने लगी। और 2026 में भवानीपुर के उनका सबसे सुरक्षित सियासी गढ़ होने के बावजूद शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें उन्हीं के सेफ जोन में घेरा। शुरुआती 7 राउंड में ममता बनर्जी ने 17,000 से ज्यादा वोट्स की लीड बनाई थी, पर जैसे ही बाद के राउंड शुरू हुए, शुवेंदु अधिकारी ने उनकी लीड को कम करना शुरू किया। जब आखिरी राउंड की गिनती पूरी हुई तो शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर में ऑलमोस्ट 15,000 वोट के अंतर से हराकर इतिहास रच दिया। 15 साल का अखंड राज, जब सत्ता इतनी लंबी हो जाए तो नेताओं के दिलों में जनता का डर नहीं, एक सियासी ओवर कॉन्फिडेंस पनपने लगता है। टीएमसी जो कभी एक क्रांति की तरह खड़ी हुई थी, अब धीरे धीरे खुद उस एस्टेब्लिशमेंट की तरह दिखने लगी जिसे हराने के लिए उसने जन्म लिया था। लोकल लेवल पर ग्रास रूट कैडर के बजाय लोकल स्ट्रांगमैन हमेशा आगे दिखते थे और उनका आम जनता के प्रति हॉस्टाइल हो जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वक्त के साथ ये इलेक्शन सिर्फ गवर्नेंस का सवाल नहीं रहा, बल्कि बंगाल के अंदर जमा होती नाराजगी और हताशा का एक रेफरेंडम बनने लगा। लेकिन इस पॉलिटिकल कोलैप्स की कहानी सिर्फ चुनावी नहीं थी, इसके पीछे दशकों पुरानी इकोनॉमिक डिक्लाइन छुपी हुई है। 1960s में वेस्ट बंगाल इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पावर हाउस था, देश की जीडीपी में 10% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। लेकिन आज ये सिर्फ 5.6% पर सिमट गया है। जो बंगाल कभी देश की इंडस्ट्रियल ताकत माना जाता था, वो धीरे धीरे इतना पीछे कैसे छूट गया। पहला झटका 1947 का पार्टीशन। बंगाल की सबसे बड़ी ताकत थी जूट। पार्टीशन के बाद सारी प्रोसेसिंग मिल वेस्ट बंगाल में रह गई, लेकिन जहां रॉ जूट उगता था वो जमीन चली गई ईस्ट बंगाल में। पूरा सप्लाई चेन एक रात में खत्म। दूसरा झटका 1952 की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट ने पूरे देश में कोल और आयरन ओर का ट्रांसपोर्ट सब्सिडाइज कर दिया। इससे बंगाल की सबसे बड़ा एडवांटेज चीप रॉ मटेरियल चला गया। फैक्ट्रीज अब गुजरात और महाराष्ट्र भागने लगी। तीसरा और सबसे बड़ा झटका था एग्रेसिव ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स। 70 और 80 में बार बार स्ट्राइक्स, फैक्ट्री शटडाउन्स और काम रुकने लगे। स्टेबिलिटीज ना देखकर कंपनीज ने अपने पैसे निकालना शुरू किया।
और इस पर आखिरी काला टिका लगा 2008 की सिंगूर क्राइसिस से। लैंड एक्विजिशन पर ऐसी हेवी पॉलिटिक्स हुई कि टाटा मोटर्स को अपना लगभग पूरा बन चुका नैनो प्लांट रातों रात गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। इससे सारे बड़े इन्वेस्टर को एक क्लियर मैसेज दिया, बंगाल इंडस्ट्रीज के लिए सेफ नहीं है। आज बंगाल में आईटी सेक्टर्स और एमएसएमईज तो है, पर बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ना होने की वजह से हाई पेइंग जॉब्स नहीं है। नतीजा, बंगाल का टॉप टैलेंट हर साल बेंगलोर, पुणे और मुंबई माइग्रेट हो रहा है। कल्चर और ब्रेन पावर होने के बावजूद पास की पॉलिटिकल गलतियों का हर्जाना बंगाल आज भी भुगत रहा है। और इस लो वेज इकोनॉमी का सबसे बड़ा आर्थिक और मानसिक झटका लगा यहाँ के युवाओं को। साल दर साल परीक्षा पास करने के बाद उनके हाथ में क्या बचता है? नौकरी नहीं, बल्कि एसएससी और रिक्रूटमेंट स्कैम्स के बाद उनके हिस्से में आई बस कैंसल्ड रिक्रूटमेंट्स, अटकी हुई मेरिट लिस्ट और कोर्ट रूम का इंतज़ार। बंगाल ने देश को सबसे बेहतरीन टैलेंट तो दिया, पर उन्हें दो वक्त की रोटी देने की ताकत खोता गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि सरकार किसकी बनी, सवाल ये है कि क्या बीजेपी बंगाल के अंदर वही बदलाव ला पाएगी जिसे वो अपना यूपी मॉडल कहती है। एक ऐसा मॉडल जहां एग्रेसिव लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, मैक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई स्पीड डेवलपमेंट का दावा किया जाता है। सवाल अभी भी वही खड़ा है, क्या 45% वोट शेयर लेकर आने वाली ये नई सरकार इस स्ट्रक्चरल हिंसा के दलदल को पूरी तरह से साफ कर पाएगी? क्या वो बंगाल की खोई हुई पहचान को वापस लाकर उसे पुराना इंडस्ट्रियल क्राउन लौटा पाएगी? या फिर ये भी उसी पुराने राजनीतिक हिंसा के नए साइकिल की शुरुआत है जिसे बदलने के लिए बंगाल ने इस बार अपना जनादेश दिया था?